तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही मस्त होंगे। तो हम लोग आज देखने वाले हैं द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 2 को, क्योंकि हम लोगों ने सवाल 4.1 का पहला सवाल पिछली वीडियो में देख चुके थे। तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं सीधे इस सवालों को। देखिए इसके दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब खाली द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है, हल करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528। देखिए आयत की बात कर रहा है ना। सबसे पहले ध्यान देना कि जिस आकृति की बात करेगा उस आकृति को बनाएंगे। देखिए ध्यान से, एक आयत है। क्या है? एक आयत है। इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इस पूरे का एरिया कितना है भाई? 528 मीटर का स्क्वायर। एरिया को हमेशा फिगर के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। इसका नाम भी थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा, ठीक है भाई। आगे देखिए, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ध्यान समझिएगा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इसकी जो ये लंबाई है चौड़ाई के दो गुने से कितना अधिक है? एक। अगर हम चौड़ाई को क्या मान लें? x, तो ये क्या बन जाएगा? 2x+1, है ना। सिंपल बात है। उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है, तो अगर चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई क्या होगी? 2x+1। क्या लिखेंगे? माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर x, किस में भाई? मीटर में है। और इसकी चौड़ाई क्या होगी? यहाँ इसकी चौड़ाई मान लेंगे हम लोग x, ठीक है। क्या मान लेंगे? चौड़ाई। ठीक, क्या हो रहा है जी? चौड़ाई क्या मान लेंगे? x। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? तो कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है। चौड़ाई के दो गुने से एक ज्यादा है ना। ये भी किस में है? मीटर में है। किस में है? मीटर में है। अब सब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। लिखेंगे यहां पर आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान समझिए, इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528। लंबाई कितना हमारा है? ये देखिए 2x+1। और चौड़ाई क्या हम लोग माने हैं? x, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। 528 बराबर, देखिए जब किसी भी संख्या का हम अंदर गुणा करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है सब में गुणा करेगा। तो जब इसका में गुणा करेंगे 2 और x क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर प्लस x से कम x। इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका? 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। जो हमारा दिया गया शर्त रहा, क्वेश्चन रहा, हमने उसके माध्यम से क्या बना दिया? द्विघात समीकरण। बस यही क्या इसका आंसर है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है? दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अच्छा, दो धनात्मक क्या है? क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत मतलब बारी बारी, और उनका गुणनफल 306 है और उन्हें ज्ञात करना है। तो समीकरण बनाकर दिखाइए कि कैसा समीकरण बनेगा। जरा ध्यान समझिए, यहां लिखेंगे माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? x व x+1 है। x और x+1 है। थोड़ा समझते क्यों?
जैसे हम कहें कि दो के बाद क्या आएगा, दो के तुरंत बाद क्या आएगा पूर्णांक, कहेंगे तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद 10। कहने का मतलब ये है कि जब हम जस्ट क्रमागत निकालेंगे, क्रमागत का मतलब होता है सीधे एक के बाद एक, तो जब हम बात करते हैं तीन का, तो तीन में क्या करेंगे, एक जोड़ना पड़ेगा, तीन एक चार, है ना। आप चार नहीं बोलेंगे, जैसे हम कहेंगे तीन, तो तीन के बाद क्या आएगा, तो लोग बोलेंगे चार। नहीं बाबू, ऐसा नहीं बोलना तुम लोग के। गणित को देखने का थोड़ा नजरिया बदलो, बहुत ही आसान हो जाएगा। हम कहें पाँच के बाद, चार के बाद क्या आने वाला है, तो आप लोग बोलेंगे पाँच, बिल्कुल नहीं बोलना है। आप बोलेंगे भाई चार के बाद आएगा चार प्लस वन, है ना। पाँच के बाद क्या आएगा, छः, नहीं, पाँच के बाद आएगा पाँच प्लस वन, छः ही है, मगर अलग अंदाज से हमको देखना है, तब जाकर गणित थोड़ा सा आसान होगी। क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जब आप पाँच, चार के बाद पाँच बोलेंगे तो यक्स के बाद कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन जब आप यहाँ पे इसको बोलेंगे तो हम कहेंगे अगर यहाँ पे यक्स रहेगा तो अगला क्वेश्चन, अगला क्या होगा, एक्स प्लस वन, है ना। अगर यहाँ वाई रहेगा तो अगला नंबर क्या होगा, वाई प्लस वन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो गणित को थोड़ा देखने का नजरिया बदलिए, है ना। जरा ध्यान समझिएगा यहाँ पर। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर हम यहाँ यक्स मानेंगे तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा, एक्स प्लस वन, ठीक है। अब कह रहा कि इनका गुणनफल 306 है, कितना है, इनका गुणनफल कितना दिया गया, 306। यहाँ लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306, गुणा करिए, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स से कम यक्स बराबर 306, इधर लाएंगे इसको तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस 306 बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जरा ध्यान समझिए, ये क्रमागत वाले में केवल दो धनात्मक क्रमागत ही नहीं पूछता है, इसमें करा दो क्रमागत विषम पूर्णांक, दो क्रमागत सम पूर्णांक, तो क्या करेंगे फिर, आइए इसी में समझते हैं। लिखेंगे नोट पॉइंट। पहला, जब निकालना हो दो धनात्मक क्रमागत विषम पूर्णांक, क्या निकालना हो, विषम पूर्णांक। थोड़ा समझिएगा, जैसे हम बात करेंगे भी, हमेशा चीज़ों को फील करना सीखिए। सवाल लगाना बड़ी बात नहीं है, सवाल लगाना तो बहुत बहुत छोटी सी बात है, बस हमें क्या थोड़ा सा अंदर से फील होना चाहिए कि नहीं नहीं बात तो सही है ना। कहने का मतलब देखिए, अगर हम बात करें तीन का, तो तीन के बाद क्या आएगा, तो बोलेंगे सर पाँच आएगा, है ना। अगर हम बात करें पाँच का, तो पाँच के बाद क्या आएगा, सात आएगा, सात के बाद कितना आएगा, नौ आएगा। क्रमागत बोला है ना, तो तीन के बाद विषम संख्या क्या आने वाली है, पाँच, पाँच के बाद क्या आएगी, सात, सात के बाद क्या आएगी, नौ ना। तो हम कहे पाँच के, तीन के बाद आप बोलेंगे पाँच, हमने कहा ना नहीं पाँच नहीं बोलना है, इसको बोलना है वो कि तीन के बाद क्या आएगा, तीन प्लस दो। यहाँ देखना ध्यान से, हमें यहाँ पाँच नहीं बोलना है, बोलना है पाँच के बाद पाँच प्लस दो। यहाँ हमें सात के बाद नौ नहीं बोलना है, सात प्लस दो। चीज़ें वही हैं, बहुत ही आसान हो। अगर अब हम कहें कि अगर पहली संख्या यक्स है तो दूसरी क्या होगी, तो बोलेंगे एक्स प्लस दो। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आप नज़रिया बदले, एकदम आसान हो गया। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जब हमें दो धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करने हो तो पहली संख्या यक्स मानेंगे तो दूसरी क्या होगी, एक्स प्लस टू, क्योंकि हर बार दो ही ना ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो पहला यक्स मानेंगे, दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस टू। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब हमें दो धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करने होंगे तो वहां पहला एक्स मानेंगे और दूसरा एक्स प्लस टू मानेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो यहां मान लेंगे पहला एक्स, दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस टू। अगर दूसरा हम बात करते हैं, दो धनात्मक क्रमागत सम पूर्णांक, क्या
समपूर्णांक। यहाँ भी समझिएगा, अगर हम बात करें 2, तो 2 के बाद सम संख्या क्या आने वाली है, कहेंगे 4। अगर हम बात करें 4, तो 4 के बाद क्या आने वाला है, 6, है ना। 6 के बाद क्या आने वाला है, 8, है कि नहीं। ये आप बोल रहे भाई, बार बार कर, थोड़ा सा फील करो। हम कहें 2 के बाद, 2 के बाद क्या आने वाला है, तो कहेंगे 2 + 2 आने वाला है। मतलब जब हमें किसी भी सम संख्या के जस्ट आगे की सम संख्या ज्ञात करनी हो, तो उसमें 2 क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, है ना। 6 के बाद क्या आएगा, तो 6 + 2। आप समझ रहे हो। अगर हम पहली संख्या, जो सम संख्या पहली अगर x मान लें, दूसरा क्या होगा, x + 2 यानी 2। ये भी बात समझ में आ गया। तो यहाँ चीज़ों को फिल करना है बस, है ना। अब आपके लिए गणित बहुत ही आसान होगा, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपका भाई है, आप विश्वास किए हैं, तो गणित आपको आसान लगेगी ही लगेगी, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ भी समझ गए भाई कि जब हमें धनात्मक विषम सम संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब पहली संख्या x मानेंगे, तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, x + 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, समझिएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी ये संबंध की सवाल कैसा है, उम्र से संबंधित, कैसा है, उम्र से संबंधित। देखिए रोहन है और उसकी मम्मी है ना। तो यहाँ लिखेंगे रोहन, और यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ यानी मम्मी जी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखिए जो रोहन की मम्मी है, रोहन से कितना बड़ी है, 26 साल। कितना बड़ी है, 26 साल। कह रहा आगे कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है। समझिएगा, सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है। अगर हम ये मान लें कि रोहन की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, प्रेजेंट एज कितना है, x वर्ष, तो उसकी मम्मी कितना हो जाएंगी, उसकी उम्र से 26 साल ज़्यादा है, तो उनकी उम्र में 26 क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे, तो 26 + x क्या हो जाएगा, मम्मी का उम्र हो जाएगा, है ना। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, देखिए गुणनफल करेंगे उनके आयु का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3 साल के बाद करेंगे। अब ही ना, 3 साल के बाद करेंगे, समझिएगा। यहाँ पे तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। देखिए 3 साल बाद अगर मिलेंगे, अगर हम लोग 3 साल बाद मिलेंगे, तो सबकी उम्र 3 साल क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी रोहन की आयु जो भी है उसमें 3 साल की वृद्धि होगी, और जो मम्मी जी का उम्र है उनकी उम्र भी 3 साल क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कहें तो कितना हो जाएगा, x + 29, है ना। तो ये देखिए रोहन की आयु 3 साल बाद है, ये मम्मी की आयु 3 साल के बाद है, हमारी मम्मी की नहीं, रोहन की मम्मी की आयु, ठीक है ना। आगे देखिए, कहा कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है। देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, है ना। कहा इनकी जो आयु है, इनका अगर हम गुणा कर दें गलती से भी, तो वो कितना हो जाए भाई, 360 हो जाता है। तो करा उनकी आयु ज्ञात करने का समीकरण बनाइए। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अब इसका में गुणा करेंगे तो x क्या होगा, x का स्क्वायर, फिर दूसरा में कर देंगे तो 29x, है ना। देखिए पहले वाला जो नंबर होता है इधर जाके सब में गुणा करेगा, और दूसरा वाला भी सब में गुणा करेगा। तो 3 को गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, 3x, और 29 में करेंगे तब देखिए 9 × 3 = 27 के साथ हासिल लगा 2, और 3 दूनी के 6 2 8, अब बराबर 360, है ना। देखिए x स्क्वायर 29 3 कितना होगा, 32, x + 87 और -360 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस, यहाँ माइनस रहेगा ना, क्योंकि देखिए छोटी संख्या से हम घटाएंगे बड़ी संख्या तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, 3। अब यहाँ बचा है 5, यानी 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, यहाँ कितना है, 273, यानी बराबर कितना आ जाएगा, 0।
तो ये जो हमारा द्विघात समीकरण बना है, इस द्विघात समीकरण को हल करके हम इनकी उम्र को ज्ञात कर पाएंगे। तो लेकिन प्रश्न बोला है कि ना भैया ना, केवल द्विघात समीकरण बना के छोड़ दो, बाकी हम देख लेंगे, है ना। तो हम भी बना के छोड़ दिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाला, है ना। इस पे गाना भी आया था। कह रहा कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। देखिए, अब रेलगाड़ी है तो दूरी तय करबन करेगी। एक रेलगाड़ी है तो 480 किमी की दूरी, देखो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। अब चाल क्या है? एक समान चाल, मतलब एक समान चाल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए ये दूरी है, क्या है ये दूरी, जितना स्पीड इस बिंदु पे है उतना इधर 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 यानी सभी बिंदुओं पे उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। उसको हम बोलते हैं एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। देखिए, तो मान लेंगे कि माना इसका एक समान चाल क्या है, इस बिंदु पे x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। अच्छा, थोड़ा ध्यान समझिएगा भाई। जब ए से बी तक जा रही थी, ए से बी तक जा रही थी प्रति घंटा 480 किलोमीटर। आइए आपको डिटेल समझाते हैं। 1% भी आपको कठिन नहीं लगने वाला, 1% की बात करते हैं। अगर जरा सा लगे कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। अगर समझना चाहते तो वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। देखो, कह रहा एक रेलगाड़ी चल रही है और कितना, ए से लेके बी तक की दूरी तय की, वह दूरी कितना थी, 480 किलोमीटर, और उसकी चाल क्या थी, एक समान थी, है ना। माना एक समान चाल क्या है भाई, x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा थोड़ा समझो मेरे भाई, जैसे हम इस बिंदु पे खड़े हैं और यहां से हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, इस बिंदु पर आ गए, तो यहां से यहां आने में हम तो दूरी तय करबे किए हैं, लेकिन क्या ए से बी तक आने में समय नहीं लगा होगा, लगा होगा ना। तो ए से बी तक आने में कितना समय लगा, वही हमें ज्ञात करना है। यहां देखिए, आपको दिखाते एक छोटा सा फार्मूला होता है, समय बराबर, पता है क्या, नहीं जानते सर, बताओ ना। देखिए दूरी बटे के चाल, क्या होता है भाई, दूरी बटे के चाल, इसको याद रख लेना मेरे भाई बस। यहां देखिए, तो हम निकालेंगे ए से बी तक जाने में लगा समय, ए से बी तक जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे के चाल। दूरी कितना भाई, 480, और चाल कितनी है, x। यानी इस व्यक्ति को जब वह रेलगाड़ी को, व्यक्ति नहीं रेलगाड़ी, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, तो 480 किमी जाने में कितना समय लगा, 480 बटे के x, है ना। अब देखो यहां घटना घट गई, कर रेलगाड़ी किसी तरह गड़बड़ा गई ना, तो उसकी स्पीड कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई, कितना, 8 किलोमीटर, 8 किमी प्रति घंटा की रफ्तार कम हो गई। यहाँ लिखेंगे जब उसकी रफ्तार इतनी कम हो गई तो ए से बी तक जाने में लगा समय, ए से बी तक जाने में लगा, अरे लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे के चाल। दूरी कितना भाई, 480, और चाल कितना है, x माइनस 8, इतने घंटे का समय लगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अच्छा बताओ भाई, जैसे अभी हम मान लो दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जब दौड़ेंगे तो ए से बी तक जाने में समय ज़्यादा लगेगा कि जब पैदल पैदल चलेंगे तब लगेगा। तो आप बोलेंगे सर जब दौड़ के जाएंगे ना तो समय कम लगेगा, और जब धीरे 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 जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। सेम उसी प्रकार जब स्पीड कम हो गई तो समय ज़्यादा लगेगा। किससे ज़्यादा या कम, किससे,
तो पहले वाले से, यानी कहने का मतलब कि जो पहले ये समय लग रहा है अब इस समय से 3 घंटा ज़्यादा लेता है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। थोड़ा देखो भाई, यहाँ पे इसको मिटाते हैं ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रश्नानुसार लिखिए यहाँ पे। यहाँ जो समय लग रहा है, ये जो समय लग रहा है 480 बटे के x माइनस 8, यह समय पहले वाले समय से कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। एक बार फिर समझो मेरे भाई, रेलगाड़ी के सवाल बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। थोड़ा आपका 2 मिनट ज़्यादा लगेगा, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आप पूरा समझ के जाओगे। यहाँ देखो ध्यान से, 480 बटे के x माइनस 8, ये जब गाड़ी थोड़ा सा स्पीड कम हो गई तो समय है। तो जब ये जो समय लगा है तो पहले वाले से कितना, 3 घंटा ज़्यादा लेता है। तो देखिए यह पहले वाले से कितना लगा है, 3 घंटा ज़्यादा। तो जौने से ज़्यादा वही में क्या करते हैं, जोड़ देंगे, है ना। अभी इधर आएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस 480 बटे के x बराबर कितना, 3, है ना। अब क्या करेंगे, इधर गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए। देख गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 480 x माइनस 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 और नीचे x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देखिए, 480 x माइनस गुणा करेंगे तो 480x, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। देखिए 8 शून्य शून्य, हाँसी लगा कुछ नहीं, 8 बटे 64 के 4, हाँसी लगा 6, 8 छंग 48, 6 54, 8 चौके 32 न होता है जी। फिर से देखिए एक बार, 8 बटे 64 के 4, हाँसी लगा 6, 8 चौके 32, 6 38, और नीचे क्या है, गुणा करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना है, 3 है ना। तो आप भाई इसको फिलहाल ये सब नोट कर लो, अभी मिटाएंगे उसको। अब यहाँ से ही क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा आपका, 3840 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, है ना। अब यहाँ देखिए 3840 बराबर गुणा करिए में, तो 3x का स्क्वायर माइनस 8 3 के 24x, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस 38, 40 बराबर 0। ये क्या बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। अब इसको हल करके हम लोग इसकी स्पीड को ज्ञात कर पाएंगे, है ना। लेकिन प्रश्न क्या बोला, ना 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 बस बना बना के छोड़ दो, बाकी हम देख लेंगे। तो हमने कहा ठीक है देख लेना आप। तो यही है भाई वो समीकरण, इसको नोट करिए आप लोग। तो दोस्तों ये वीडियो, ये क्लास, ये कैसा लगा आपको, ये कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ भाई लोग हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।